हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए और अगले वीक का क्या आउटलुक रह सकता है। ये एक नया साल है तो सबसे पहले आपको बधाई, बहुत बहुत नए साल के लिए। 2023 आपके लिए मंगलमय हो और आई होप 2022 आपके लिए कुछ लेकर आया होगा। लर्निंग, अर्निंग आई होगी, नहीं आई होगी, लेकिन लर्निंग ज़रूर हर इंसान सीखता है या फिर कमाता है या फिर कुछ सीख के जाता है ताकि अगले हफ्ते, अगले साल, अगले महीने कुछ बेटर करे। तो हमेशा आपको सीखते रहना, इम्प्रूव करते रहना, यही लाइफ है। और 2023 आपका बहुत ही अच्छा हो। आई होप आप अच्छा करें। आपके लाइफ में प्रॉफिटेबल जर्नी का जो आरंभ है अभी तक अगर नहीं हुआ है तो हो जाए और आपका जो 2023 एंड होते होते आप कहें कि ये साल मेरा बहुत अच्छा रहा। तो आइए बात करते हैं मार्केट के बारे में कि यहाँ से क्या आउटलुक है। तो फिलहाल अगर बात करें तो मार्केट में अगर यूएस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वीक क्लोजिंग थी इस साल की। अगर आप ईयरली कैंडल देखें तो आज तक का पॉइंट टर्म्स में सबसे बड़ा रेड कैंडल है नैस्डैक में, सबसे बड़ा आज तक का इतिहास का, क्योंकि पॉइंट वाइज और जो वैल्यू लॉस्ट है, मतलब कितना वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो लॉस है पूरे वर्ल्ड का, वो आज तक का सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट 2008 और 2001 में जो वैल्यू लॉस हुआ था कि कितने ट्रिलियन डॉलर का लोगों को लॉस हुआ होगा बिकॉज ऑफ मार्केट क्रैश, उससे भी ज़्यादा लॉस हुआ है पिछले 1-1.5 साल का जो मार्केट फॉल हुआ है उसमें। तो वैल्यू वाइज बहुत बड़ा है, बहुत डैमेजिंग है। अब आगे कैसा हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यूएस मार्केट है लो पॉइंट पे है पूरे साल के और महीने में भी काफ़ी अच्छा एक फॉल आया है। अब उस फॉल के बाद कई लोग सोच रहे हैं कि वैल्यू इमर्ज हो रही है, लेकिन पॉइंट सिंपल है। क्या फेड यहाँ पे रुकने वाला है? क्या यहाँ पे रेट हाइक रुकने वाले हैं? क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने वाली है? सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है, जो मेरे हिसाब से चैलेंज है, वो है आपका रशिया का जो वॉर है यूक्रेन में, और दूसरा है चाइना का जो एक रवैया है और उसका जो कोविड सिचुएशन है। ये दोनों, तो कोविड सिचुएशन के लिए तो वो बोल रहे हैं जो होगा होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लूजिंग लाइफ, और उसके बाद भी चाइना डजंट केयर बिकॉज उनको अपना बिजनेस खोलना है, दोबारा से ओपनिंग करनी है। तो आई डोंट नो कैसे ये चीज़ें एंड होंगी, कितना डैमेज चाइना को होगा, क्योंकि अगर आप बोलो इतने सारे लोग की लाइफ लॉस्ट होगी, इतने सारे लोग बीमार होंगे, तो चाइना प्रोडक्टिव कैसे रह पाएगा और कितने महीने लगेंगे उनको प्रोडक्टिव होने में, ये अभी किसी को नहीं पता है। दूसरी चीज़ है कि जो ताइवान पे उसका रवैया है, जो एग्रेसिवनेस है, वो एक प्रॉब्लम है। तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी एक्टिव हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया साथ में मिलके अमेरिका को और वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को ट्रबल में रख सकते हैं अगले कुछ महीनों तक, और ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप पिछले 2-3 दिन में देखेंगे तो रशिया का जो एग्रेसिव नेचर है बहुत ज़्यादा हो गया है यूक्रेन के लिए। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियोटिक मिसाइल देने वाला है अमेरिका, तो वो मिसाइल क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस अच्छा है उसका, ऑलरेडी काफ़ी सारी मिसाइल्स दे चुका है। तो अब रशिया बहुत ज़्यादा तिलमिलाया है, और जिस तरीके के अटैक्स हुए हैं पिछले 1 हफ्ते में, 2 बार अभी कल भी हुआ है मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो ऑलमोस्ट 100 मिसाइल्स, खतरनाक वाली मिसाइल्स ये लोग दाग रहे हैं। तो डेफिनेटली रशिया कुछ बड़ा करने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, और ये साल भी है, तो डेफिनेटली उस पर नज़र रखिएगा क्योंकि दैट इज़ ए बिग गेम चेंजर। आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल 3% क्लोज हुआ है ऊपर फ्राइडे को, तो दैट इटसेल्फ टेल्स कि समथिंग, कुछ तो हो रहा है इस फ्रंट में। ब्रेंट ऑयल जो है 86 पे है, ये बहुत दिन तक 78, 75, 77 था, अभी 86 चल रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इस महीने का जो क्रूड ऑयल के कारण जो इन्फ्लेशन होता है वो पिछले महीने के कंपैरिजन में मतलब ज़्यादा होगा। तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, जॉब का डेटा आने वाला है इस महीने, तो ये दोनों डेटा पे फेड का काफ़ी कुछ डिसीजन निर्भर करता है। और फेड ने सिंपली कह दिया है कि जब तक इकोनॉमी नहीं दिखाने लगी कि स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि स्लो डाउन होने के कारण ही इन्फ्लेशन एक लॉन्ग लास्टिंग टर्म में डाउन होगा, तब तक ये नहीं रुकने वाले हैं, रेट को हाई पे रखेंगे और ऐसे ही एग्रेसिव नेचर रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये तो हो गया आपका क्रूड ऑयल का। दूसरी चीज़ है गैसोलीन, जो प्राइजेस हैं वो ऑलमोस्ट 5% बढ़े हैं, तो गैसोलीन डेफिनेटली डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन को। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है इन्फ्लेशन टर्म्स में। दूसरी चीज़ है करेंसी की बात करें तो डॉलर अभी भी डाउन है, लेकिन डॉलर डाउन है उसको मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है, जो बेस्ट केस सिनेरियो है वहाँ पे है। अगर डॉलर यहाँ से राइज होता है तो वो एक प्रॉब्लम है, अगर रुपी 83 क्रॉस होता है तो वो एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यील्ड्स हैं, जो
यूएस की 10 ईयर यील्ड है वो फिर से बढ़ी है, 3.9 के पास पहुंच चुकी है। और अगर ये यील्ड 4 क्रॉस करती है तो फिर से आपको और ग्लोबल मार्केट में टेक फॉल और ये सारे प्रेशर्स आपको दिखेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो फ्राइडे को लास्ट आवर में काफ़ी शार्प गिव अप किया मार्केट ने, और वो गिव अप करने के कारण ऑन जो निफ्टी ग्रीन में था ऑलमोस्ट, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट ही डाउन था, वो एक टाइम पे 400 पॉइंट का एक झटका मारा था, काफ़ी डाउन था। और क्लोजिंग भी काफ़ी वीक हुई है, ऑलमोस्ट 43 के नीचे हुई है। तो अभी हम 44 के ऊपर गए जोश में और वापस से हम फटाक से गिर गए। अब अगर हम 43 के नीचे रहते हैं तो मैंने एक अभी रिसेंटली में अपने लर्निंग ग्रुप में मैंने एक प्रोजेक्शन डाला था किस तरीके से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है निफ्टी का, वो एक डबल टॉप एम शेप बन रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। अगर वो एम शेप फ्रूटफुल होने वाला है या सही होने वाला है तो उस केस में मार्केट 18,400 के ऊपर नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी 43,300-400 के ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ से रिसेंट के जो लो हैं 18,000 के नीचे मार्केट जाएगा और रिसेंट के लो तोड़ के कम से कम 1,000 पॉइंट का यहाँ पे डिप आएगा इस जो नेक्स्ट फॉल होगा उसमें। और ये अगर होगा तो एम शेप आप थोड़ा जूम आउट करेंगे, डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा। और 18,000 के नीचे अगर मार्केट इस बार निकला तो 17,800 भी टूटेगा और 17,200 तक के लेवल भी आ सकते हैं, जो कि ओवर नेक्स्ट 10 to 15 डेज का मेरा व्यू है इन केस 18,000 के नीचे हम जाने लगते हैं। बैंक निफ्टी अगर 43,000 के नीचे रहता है और 42,500 के नीचे आ जाता है तो बैंक निफ्टी वापस से 41,500 और 40,000 के लेवल तक जा सकता है अगले 10 से 15 दिन में। तो ये सारा जो आउटलुक है 42,500 के नीचे स्टार्ट हो जाएगा और निफ्टी में 18,000 के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बुल केस कब है? अगर हम 18,400 के ऊपर निकल जाएं, 1-2 दिन क्लोजिंग दे दें और हर डिप पे बाइंग आपको दिखने लगे, डिप आए बाइंग दिखने लगे, तो ही हम 19,200 जाएंगे। अदरवाइज बहुत क्लियरली बजट तक में देयर इज ए चांस कि वी कुड मेक ए न्यू लो। और बैंक निफ्टी में अगर 43,500 के ऊपर हम निकलते हैं तो 44,500 45,000 तक भी हम चले जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ पॉसिबल है अगर हम 43,400 के ऊपर जाएं। तो यहाँ पे जो करंटली जो स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ कि ये ब्रॉड एम डबल टॉप स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में हम चल रहे हैं, लेकिन ये सारा स्ट्रक्चर नलीफाई हो सकता है इन केस हम 43,400 और 18,400 के ऊपर निकलने लगे। तो ये ओवरऑल ब्रॉड व्यू है। उसके अलावा जो हम करंटली देख रहे हैं तो जो सेक्टर हैं जो स्ट्रॉन्ग लीडर सेक्टर बन सकते हैं, पहला है आपका पीएसयू बैंकिंग। पीएसयू बैंकिंग का जो इंडेक्स है वो 4318 पे है। अगर ये 4350 के ऊपर निकले, सस्टेन करे अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम दोबारा से इसमें 46-47 तक जाएंगे। अगर ये 4100 के नीचे आया तो हम 38 को भी तोड़ के 36 तक गिरेंगे। मतलब यहाँ से कम 15 to 16% पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में फॉल आएगा, जिसके कारण आपके स्टॉक्स में डेफिनेटली नया लो बनेगा। तो ये हो गया पीएसयू बैंकिंग का, जिस पे नज़र होनी चाहिए। अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद है, आपको ट्रेड चाहिए, तो पीएसयू बैंकिंग में आपको नज़र रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे स्लो डाउन का जो माहौल है, उसके बाद मेटल्स मेरे हिसाब से, और चाइना का जो ओपनिंग है वो सिर्फ एक सेंटिमेंटल है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रही है। अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोविड है, इसलिए भी स्लो हो रही है, डिमांड की भी प्रॉब्लम है। मतलब लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि डिसीज़ है, प्रॉब्लम है, लोग बीमार हैं, बट ऑल्सो डिमांड भी कमज़ोर हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपका स्लो डाउन हो रहा है, डिमांड का स्लो डाउन भी यूएस करा रहा है। तो कुल मिला के दिस कुड लीड टू ए रिसेशन विच विल बी चाइना लेड ऑल्सो। तो चाइना से हमारी डिपेंडेंसी है, डेफिनेटली स्लो डाउन हमारे यहाँ भी दिखेगा। उसके अलावा अगर आप बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो रेजिस्टेंस की बात करूँगा। रेजिस्टेंस के ऊपर आपका ब्रेकआउट है, तो एसबीआई का 617 रेजिस्टेंस है, एक्सिस बैंक का ऑलमोस्ट 937 रेजिस्टेंस है, टीसीएस जो टीसीएस है 3230 के नीचे 100-150 पॉइंट्स का इसमें फॉल आ सकता है। एचडीएफसी बैंक 1628 पे है, 1600 के नीचे 1500 तक का खुला हुआ है पूरा इसमें जर्नी। इंडसइंड बैंक 1200 के नीचे यहाँ पे 1120 तक का जर्नी खुल जाएगा। और आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है जो कि एक लीडर था, तो आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले फॉल की भी शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो। तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे पहला जो इंडिकेशन देता है कि ओवरऑल यहाँ पे टॉप बन रहा है, क्योंकि इस स्टॉक को सबसे लास्ट में बेचा जाता है।
तो आईसीआईसीआई बैंक ने लीडरशिप ले ली है फ्राइडे को और सबसे पहले ये गिरा है 890 पे चल रहा है। मेरे हिसाब से इस बार अगर ये 885 के नीचे जाने लगा, 1-2 दिन क्लोजिंग दी, तो ये 850 845 तक भी जा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक लीड कर सकता है बैंक निफ्टी के डाउनफॉल को, और जो आईटी है वो भी एक लीडर बन सकता है डाउनसाइड के लिए, क्योंकि आईटी में जो भी बाउंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग और स्ट्रेंथ वाले नहीं आ रहे हैं। तो ये फिलहाल व्यू हो गया। ओवरऑल एसजीएक्स निफ्टी 80 पॉइंट्स डाउन है। इनफैक्ट यूएस में रिकवरी आई थोड़ी सी, क्योंकि लंबा वीकेंड है उसके बाद भी, फिर भी हमारा मार्केट जो था इंडियन एसजीएक्स निफ्टी वो 80 पॉइंट्स नीचे है। तो ये दिखाता है कि अब एशिया स्पेसिफिक डाउनफॉल आ सकता है, और उसका रीज़न कमोडिटी प्राइसेस, आपका डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस से काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूएस में जॉब डेटा है, यूएस में इन्फ्लेशन डेटा है, ये सारे डेटा खुलने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक और पॉइंट है कि आपका जो रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो भी आना शुरू होंगे, और रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस बार उम्मीद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या पिक्चर दिखाती हैं कि प्रॉफिट बुकिंग एट बाउंसेस कुड बी द ट्रेंड। और जो एम शेप की मैंने बात की, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इसको अपने दोस्तों से टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो। अगर आप लोग आपको जानते हैं कि आप मार्केट वाले बंदे हो, तो लोगों तक वो ज्ञान पहुंचेगा। और अगर आपको सीखना है, समझना है, तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बिना सीखे ज़्यादा पैसे ना लगाएं, उधार लेके पैसे ना लगाएं, और ब्लाइंडली बेट ना करें कि कल एक्सपायरी है, 10 का ले लेता हूँ 100 हो जाएगा। हर बार होता है, जब आप लगाओगे मोस्ट प्रॉब्ली उस दिन नहीं होगा, और इस तरीके से फिर आप रिवेंज मोड में आ जाओगे। बदले से आप पैसे नहीं बना सकते। एटलीस्ट एक प्लेज लो कि इस साल मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा पागलपंती नहीं करूँगा, बदले की आग में नहीं झुलसूँगा, क्योंकि जो पैसा जा चुका है वो जा चुका है। जो पैसा आपके पास अब आने वाला है वो सिर्फ इस माइंडसेट से आएगा कि अब जो मेरे पास कैपिटल है उसी से मैं धीरे धीरे करके बनाऊँगा। अगर आपके लॉसेज हैं तो कम से कम टाइम फ्रेम बनाइए कि मुझे 1 से 2 साल लगेंगे, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि आप रिकवर कर सकते हो। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। मैं -45 लाख से प्लस में आया। मुझे नहीं लगता था कभी कि मैं प्लस में आ पाऊंगा। सीरियसली उस टाइम पे तो ऐसे लगता है कि यार ये छोड़ देता हूँ, बेटर है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब रिदम में आओगे, आप उस फ्लो में आओगे, तो आपका कब वो माइनस से ग्रीन, मतलब फ्लैट होगा, और फ्लैट से ग्रीन होगा, और ग्रीन से आप लगातार बढ़ते जाओगे। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट कि क्या था, क्या हो रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। उस प्रोसेस में आपने डिसिप्लिन क्या पाया, उस प्रोसेस में आपने जो आदतें बनाई, वो आपको पैसा बनवाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू वेरी मच।